सो बच्चों ये टेस्ट पेपर है, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए थे इंटरप्रिटेशन ऑफ शेड्यूल्स के। 5 थे क्या? मेरे को 4 ही दिखा यार। चलिए कोई नहीं, 5वां मैं क्लास में लिखवा दूंगा फिर। तो ये क्वेश्चन से, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या था पहला? लिटरल रूल जो है वो सबसे अच्छा रूल है इंटरप्रिटेशन का, यस और नो? मत टेंशन लो, फोटो मत खींचो, मैं मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, एक में से किसी को मेल कर देता हूं तो वो आगे मेल कर देना, ठीक है? तो ये देखिए, ये आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं उसका हमने देखा। ये इससे अपना आंसर कंपेयर कीजिए, अगर आपने इसके आसपास कुछ लिखा है तो गिव योरसेल्फ फुल मार्क्स। सेकंड, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? कोर्ट मस्ट मेक एन इंटरप्रिटेशन व्हिच सप्रेसेस मिसचीफ। सब लोगों ने आंसर लिखा है टेस्ट का? अभी इन्होंने देखा कॉपी? बाहर जा। क्या रीजन है यार? हद नहीं है। तेरा हाथ खराब हो गया था क्या साले? रीजन है मतलब 4 आंसर्स लिखने की यूनिट। कौशल कहां है तेरा? दिखा, लिखा है? अनिकेत लिखा है? अमोल, निशल, निशल इधर शिवानी काकड़े जी, पक्का लिखा है? चलो वेरी नाइस। वेदिका जी, हिनल, नोटबुक पक्का? नोटबुक? अरे यार सच में लिखा है यार आपने? पीछे खड़े हो जाओ। जिसे नहीं लिखा है प्लीज बच्चों, आई एम वेरी सीरियस फॉर द टेस्ट। कहा है? कभी भी शुरू में यस नहीं लिखने का। शी हैज स्टार्टेड हर आंसर विद यस एंड यस्टरडे ओनली आई स्टेटेड दैट यू शुड नॉट। ओके ठीक है, बट मेक श्योर दैट योर आंसर मस्ट मैच टू दीज काइंड ऑफ आंसर्स। अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखें कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज बेस्ट रूल, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे नहीं अकॉर्डिंग टू वगैरह क्या कोई सेक्शन थोड़ी ना है। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू द वर्ड्स फ्रॉम नेचुरल, ये सारी चीजें। लिटरल रूल इज प्राइमरी रूल एंड दिस रूल इज गिवन प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर रूल। सबसे पहले ये रूल यूज करना है। In many decisions passed by the court, it has been decided that natural popular should always be given a priority unless the use of dictionary meaning destroys the purpose of law. ठीक है? So to large extent, we can say that literal rule of interpretation is one of the most commonly used rule of interpretation and one of the best rules of interpretation. So please write your answers like this. All those who have problems in writing answers, you'll have problems as long as you don't write. ठीक है? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए वो चीजें प्रॉब्लम है। सो बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है? ये मेरे पास इसके आंसर लिखे हुए नहीं थे, मैंने खुद से ही आंसर्स टाइप किए हैं, लिखे हैं आप लोगों के लिए। सो जब मैं लिख सकता हूं तो आप लोग भी लिखिए प्लीज। हाँ बेटा, इसका मतलब आपने किया कि अगर आप एक्सक्लूसिवली लॉ की डिक्शनरी की मीनिंग के ऊपर रिलाई करें तो आपका इंटरप्रिटेशन कई बार गलत हो सकता है। तो मैंने वहां पे क्या बोला है? मैंने भी जो आपने लिखा है, मैंने भी इस चीज को एक ही लाइन में बता दिया है। इट शुड ऑलवेज बी गिवन प्रायोरिटी अनलेस द यूज ऑफ डिक्शनरी मीनिंग डिस्ट्रॉयज द पर्पस ऑफ लॉ। तो मैंने, आपने जो लिखा होगा 3-4 लाइन में लिखा है, मैंने उसको एक अनलेस लगा के खत्म कर दिया। ठीक है? ये क्वालिटी आपके अंदर मुझसे अच्छी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? you'll have to practice, you'll have to practice. आप अपने कभी एक बार समरी नोट्स जाके पढ़िएगा, जो आप लोग क्लास में लिखते हैं समरी नोट्स, एंड व्हेन यू गो थ्रू दोस नोट्स यू विल रियलाइज कि यार इसमें तो कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है? रीजन क्या है? इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। नेक्स्ट, सेकंड, कोर्ट मस्ट मेक एन इंटरप्रिटेशन व्हिच सप्रेसेस मिसचीफ एंड एडवांसेस द रेमेडी। चलिए तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसका आंसर हमने कैसे शुरू किया है? जब सिंगल वर्ड सजेस्ट करता है मीनिंग जो क्या है? एम्बिग्यूअस है। देखिए अब इसको मैंने, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैं डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता था। कैसे कि हिडन रूल का मतलब ये नहीं, तो मैंने उसको स्टाइल से यूज किया। क्वेश्चन क्या था? ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है जो सप्रेस करे मिसचीफ को। ये नहीं पूछ रहा था कि हिडन रूल क्या है। तो मैंने लिखा कि जब एक वर्ड लॉ में अपन यूज करते हैं उसका मीनिंग एम्बिग्यूअस है या कंफ्यूजन है, इस केस में कोर्ट क्या कर सकता है? हिडन रूल यूज कर सकता है। एज पर द हिडन रूल कोर्ट मस्ट मेक एन इंटरप्रिटेशन व्हिच सप्रेसेस द मिसचीफ एंड एडवांसेस
रेमेडी। ये रूल 4 क्वेश्चंस के आधार पे बेस्ड है। वो चारों क्वेश्चन, it has been decided in many cases, so especially when you don't remember the case, it has been decided in many cases, and it's actually decided in many cases that rule of court head, as per Hayden's rule, court must make an interpretation which suppresses mischief and advances remedy. Third law क्या है? All the Indian laws are to be interpreted in the same manner as foreign law. इसके ऊपर आपको क्या करना है? इसके ऊपर आपने एक छोटी सी क्या करनी है? कमेंट्री करनी है। तो इधर देखिए, when the court makes an interpretation of any provision of law, then court follows certain assumption. कोर्ट फॉलो करता है assumptions. एक assumption ये है कि इंडियन लॉज उसी प्रकार से इंटरप्रेट नहीं होते जिस प्रकार से क्या होते हैं फॉरेन लॉज इंटरप्रेट होते हैं। क्यों नहीं होते? अब ऐसा तो अपने मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट। डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट मतलब हमारे यहाँ जब कोई लॉ पास होता है तो हमारे पार्लियामेंट की नियत अलग हो सकती है, फॉरेन के पार्लियामेंट की नियत क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। इज दैट क्लियर? जैसे आप हमेशा देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो प्रोविजंस हैं, इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं उसकी सजा बहुत सख्त होती है ना? क्राइम अगेंस्ट वुमेन की सजा अपने यहाँ पे अगर आप किसी वुमेन को, किसी फीमेल को उसकी परमिशन के विदाउट टच भी करते हैं तो इसमें भी चला वो वुमेन जो है वो 3-4 साल आपको जेल भिजवा सकती है आराम से। बट पैरेलल प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉरेन कंट्री। क्यों? क्योंकि वहां पे उतने क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है। तो समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल जब आईपीसी में आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन को इंटरप्रेट करो तो आप वैसा इंटरप्रेट नहीं कर सकते जैसा इंडिया में करते, जैसा फॉरेन में करते वैसा आप इंडिया में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में हम क्या करते हैं? क्राइम अगेंस्ट वुमेन को बहुत हम जघन्य अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। तो अलग अलग इंटेंट होती है, ठीक है? That means intention with which law is passed in foreign country. The intention of Indian legislature may be different from with regard to the law on the same subject matter. So one can conclude that Indian laws are not interpreted in the same manner as foreign law. Is that clear? Now look at the fourth question that we discussed. What? हाँ, आपको डालना है तो डाल दो कि अगर किसी सब्जेक्ट मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैटर डिसाइड किया है, बट नहीं डाल तो क्यों फालतू में स्ट्रेच करने का? जितना काम की चीजें अपन वो लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री लॉज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? इसमें कल शरूरी आपने डाउट पूछा था क्या मुझसे? फॉरेन लॉज वाला पूछा था आपने, ओके। पार्लियामेंट्री लॉज का क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले मैंने बताया पार्लियामेंट्री लॉ क्या होता है। ऐसे लॉ जो किससे डील करते हैं? सेम सब्जेक्ट मैटर एंड सेम क्लास ऑफ पर्संस और थिंग्स, उनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री लॉ। In India, the courts generally refer to the parliamentary laws. For example, meaning of any word in any law is not clear, then court can refer to what, beta? Repealed law on the same subject matter. Parliamentary law can be classified as earlier laws. इनको हम refer नहीं करते. Repealed laws may be referred by court. General rule है, इनको भी refer नहीं करना चाहिए, but may be referred by the court. और दूसरा क्या है? Rules made by executive, मतलब जो उस law के ऊपर सरकार जो rules बनाती है उसको हम refer कर सकते हैं। So इसमें कंक्लूड करने के लिए आप आखिरी में लिख सकते हैं हेंस वी कैन से कि पार्लियामेंट्री लॉज कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिख लो क्लास में, कंक्लूजन बस डाल देना आप, अगर आपने डाला है तो कोई नहीं, इसके आगे एक कंक्लूजन और डाल देना। हेंस वी कैन से कि पार्लियामेंट्री लॉज कैन बी यूज्ड एज व्हाट बेटा? एज अ सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इज दैट क्लियर? सो प्लीज आई वुड अर्ज एवरी वन ऑफ यू, जो क्लास में आपको टास्क मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, प्लीज आप रेगुलर बेसिस पे उन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू सी कि आप आराम से एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। मेरा वादा है आप सबसे, ठीक है? चलिए बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी। तो बच्चों ये टेस्ट मेरे हिसाब से, और प्लीज मैं सीरियसली बोल रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से द वन हु विल नॉट राइट विल बी थ्रोन आउटसाइड ऑफ द क्लास। लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। डोंट मेक मी इंसल्ट योरसेल्फ। तो प्लीज अगर आप नहीं करते तो प्लीज मुझे बता दीजिए और सीधे क्लास के बाहर चले जाइए। आई एम वेरी सीरियस फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्ट, बिकॉज अगर मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं तो आई वुड एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है बच्चों? चलिए, और